भाजप नेते जे.पी. नड्डा बोलतायत, थेट जाऊया। विकास के लिए जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिवसेना की जो सरकार है, उसने जो कार्य किए हैं उसके बारे में एक आपने प्रस्ताव भी पारित किया और आपने सरकार का अभिनंदन भी किया। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। बाद में देवेंद्र जी ने आपके सामने रूपरेखा रखी कि किस तरीके से वो सरकार को चला रहे हैं और किस तरीके से सामने वाले के विचार और आचार यानी आचार विचार दोनों किस तरीके से कमजोर होते जा रहे हैं। और अगर वैचारिक पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो हिपोक्रेटिक वर्ल्ड की दृष्टि से देखा जाए तो वह धाराशाही होते जा रहे हैं और अपने ही कहे बातों पर वो गिरते चले जा रहे हैं, वो टूटते चले जा रहे हैं। मित्रों, हम जब महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं तो मुझे हमेशा, क्योंकि मैं बीजेपी की हिस्ट्री को जब देखता हूं तो मुझे मुंबई का वो अधिवेशन के अटल जी के वाक्य याद आ जाते हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और कमल खिलता हुआ। इसलिए ऐसे महाराष्ट्र में जब मुझे आने का मौका मिलता है तो नई ऊर्जा भी आती है, नई ताकत भी आती है। कल से मैं महाराष्ट्र के प्रवास पर हूं। मुंबई में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बूथ पर जाने का भी मौका मिला, पन्ना प्रमुख से भी मिलने का मौका मिला, अगाड़ी के हमारे सदस्यों के साथ भी मिलने का मौका मिला। कई विषयों के बारे में चर्चा हुई और उनके साथ हम लोगों ने बहुत से विचार को आत्मसात किया। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि अभी ये समापन का सत्र है और आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे और काम में जुटेंगे। लेकिन मैं हमेशा सब लोगों से कहता हूं कि हम पॉलिटिकल प्राणी हैं, हम राजनीतिक प्राणी हैं और राजनीतिक प्राणी सिर्फ लीक पर चले यह आवश्यक नहीं है। उसके मन का अंतःकरण का विचार हमेशा जागृत रहना चाहिए, हमेशा उसको सोचना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जब आप अपने अपने घरों की तरफ अग्रसर हों तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा कि 4-4 पीढ़ियां खप गई, मंजिल दिखती थी लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पहुंचने में रास्ता कितना कवर करना था इसका उनको अंदाजा रहता था। आज जब आप अपने घर को जा रहे हैं तो आप मंजिल हासिल करके जा रहे हैं और मंजिल को लेकर के आप जा रहे हैं। ये आप अब जब तक आप ये अंतर नहीं समझिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब उजाला आ जाता है तो अंधेरे की कीमत नहीं समझ में आती या अंधेरे की कमी समझ में नहीं आती। अगर अंधेरे को याद रखोगे तो उजाले को हमेशा संभाल के रखोगे, इस बात को समझना। इसलिए उन 4 पीढ़ियों को नमन करते हुए आज हमको, हमारे पीछे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। मेरी भी 40 साल की राजनीतिक जीवन गुजर गई। 25 साल तक तो हम भी कहीं सरकार के नजदीक नहीं दिखते थे इस यात्रा में, लेकिन आज हमारी सरकारें, और एक नहीं 15 सरकारें, आज 303 MP हैं, 93 हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। मैं 2012 से राज्यसभा का सदस्य हूं, प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम कहां से चले थे, 30 से चले थे, आज 93 हैं। 1385 हमारे MLA हैं, 100 से ज्यादा हमारे मेयर हैं, हजारों में हमारे पंचायतों के अध्यक्ष हैं। बड़ी संख्या हमारी खड़ी है और यह विचार कमल के प्रति समर्पण देख करके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम इसको देंगे। मैं आपको ये याद क्यों दिला रहा हूं, इसलिए दिला रहा हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं और मैं कल से इस बात को कह रहा हूं और मैं बार बार कहना चाहता हूं। देखिए, आज विरोधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी तर्क को काट नहीं पाते। ये ठीक है, उनको बौखलाहट होती है, गुस्सा आता है, जिस तरीके की शब्दावली वो उपयोग करते हैं वो उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन वो उनकी नीतियों को
वो जो अकाट्य है उसको कोई काट नहीं पाता। आज दुनिया में हम भारत नहीं, भारत अब दुनिया में एक स्थान लेकर के खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक शख्सियत लेकर के खड़े हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। बातें बड़ी छोटी हैं लेकिन मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूं, 100 बार मोदी जी विदेश गए, 60 कंट्रियों का दौरा किया। अगर वो पैलेस्टाइन गए, अगर वो इजराइल गए तो पैलेस्टाइन भी गए, अगर वो कहीं और भी गए तो सारे देशों को कवर किया। 20-20 साल तक नेपाल नहीं गए थे हमारी सरकार, 20-20 साल तक हमारे पड़ोस में श्रीलंका नहीं गए हम। और आज अगर नेपाल में भूकंप आता है तो नेपाल की सरकार से पहले भारत सरकार मदद के लिए पहुंचती है। यह बदल सकता है। आज अगर श्रीलंका में कोई आर्थिक तंगी आती है तो भारत दोनों हाथ फैला करके उनके मदद के लिए तैयार मिलता है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बोलूं तो आप देखिए, इससे पहले की G20 की बाली की बैठक में क्या बोला था प्रधानमंत्री कि यह युद्ध का वक्त नहीं है, और इसको दुनिया ने सराहा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत की छवि किस तरीके से बनी है, और हम भाग्यशाली हैं कि वह नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की दृष्टि से बात करता हूं। अमेरिका का जब भी प्रेसिडेंट बात करते थे तो बोलते थे इंडिया एंड अमेरिका। ये राजनीतिक भाषा थी और ये राजनयिक भाषा थी, ये कूटनीति की भाषा थी। अगर रशिया बोलते थे तो इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, जहां इंडिया वहां पाकिस्तान, इंडिया हाइफन पाकिस्तान। अगर यूरोप का कोई देश आता था बोलता था ये इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी ये दोनों बराबर के देश हैं। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी इंडिया के साथ पाकिस्तान को नहीं जोड़ता है। इंडिया निकल गया, पाकिस्तान रह गया। और ये मैं कूटनीति की भाषा बता रहा हूं, राजनीतिक भाषा बता रहा हूं, राजनयिक भाषा बता रहा हूं। जो एम्बेसडर्स इस्तेमाल करते हैं वो भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत नहीं सकते, इंडिया की ताकत कहां पहुंच गई। आज अगर हम, अभी चर्चा हो रही थी, बहुत से विषयों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल राज किया उसको भी हम पछाड़ करके अब 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून भाषण में कहता है टाइम इज नॉट फार व्हेन वी विल हैव अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन, और टुडे ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इससे भी आगे बढ़ी है, ऋषि सुनक क्या कहते हैं? ऋषि सुनक कहते हैं टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। कभी सोचा था भारत ने कि 400 एयरबस और बोइंग की ऑर्डर करेगा? कभी सोचा था? ये आर्थिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के साथ चर्चा करना बेफजूल है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना छोड़ चुके हो, उनको कोई इकोनॉमी से मतलब नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं, कोई उनका उससे कोई लेना देना नहीं। 400 एयरबस एंड बोइंग का ऑर्डर दिया भारत ने, 400 प्लस, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? दिस विल गिव अस एम्प्लॉयमेंट इन अमेरिका। ऋषि सुनक ने क्या कहा? दिस विल द टाइम इज नॉट फार व्हेन इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारे मैक्रोन ने कहा थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यू हैव गिवन अ न्यू बूस्ट टू अवर इकोनॉमी। ये परिवर्तन, और इसीलिए हम 5वीं लार्जेस्ट व्यवस्था बन गए। कल भी मैंने चर्चा की थी, मोबाइल 92% हम बाहर से खरीदते थे, आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है। अब एप्पल भी भारत में बन रहा है। स्टील में हम 4थे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। जापान में ऑटोमोबाइल में जाना जाता था, आज हम 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं उस दृष्टि से। तो इसलिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें, अब मैं आपके सामने सिर्फ, क्योंकि आप सब लोगों को ये सब याद रखना चाहिए, अभी हमारे कांग्रेस के लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, जैसा हम देख लें इन्फ्लेशन दुनिया में, देखिए मंदी आई, कोरोना की मार सबको पड़ी,
लेकिन भारत अपनी नीतियों से आगे निकल गया। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल डाला और इसको हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि हम राजनीतिक प्राणी हैं, हमको इनकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। आप देखिए इन्फ्लेशन की दृष्टि से डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन, रशिया इन्फ्लेशन रेट 11.8%, इटली 10%, यूनाइटेड किंगडम 10.1%, ऑस्ट्रेलिया 7.8%, इंडिया 6.52%। आप देखिए जीडीपी में चाइना की ग्रोथ 3.2%, फ्रांस की ग्रोथ 2.5%, जर्मनी 8.5%, यूनाइटेड किंगडम 3.6% और इंडिया 6.8%। यानी जो इकॉनमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो डबल डिजिट में होती थी, जो चाइना डबल डिजिट में होता था 3.2 पर खड़ा है, 1.6 पर खड़ा है और इंडिया 6.8 पर खड़ा है। अब मैं कांग्रेसियों को क्या बताऊं कि दृष्टि तो ठीक कर सकता हूं, विजन तो नहीं दे सकता, किसको बताऊं? लेकिन हां, हम सब लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। अब देखिए रेलवेज की बात करें, आप बताइए रेलवेज में बजट 800% बढ़ा, 800% बढ़ा है, 800%। उसी तरीके से नेशनल हाईवे में 7 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। आपके यहां ही अभी मैं मुंबई से आया तो मुझे शेरार साहब दिखा रहे थे कि ये देखो ये सीलिंग से यहां पर से ये निकल रहा है, वहां से कोस्टल रोड निकलेगी, इधर से ये निकलेगा, उधर से वो निकलेगा। नेशनल हाईवे कोई शिरडी से जोड़ा जा रहा है, कोई नागपुर से जोड़ा जा रहा है, कोई 701 किलोमीटर है, कोई 15,500 करोड़ रुपए का है, कोई 55,500 करोड़ का है। कभी सोचा था कि महाराष्ट्र ये शब्द सुन पाएगा 55,000 करोड़? मैं जब एमएलए था तो हमारे यहां जब कोई फंक्शन होता है, राजनीतिक फंक्शन, तो जो फंक्शन में जो भोज दिया जाता है उसको धाम बोलते हैं। तो कांग्रेसी क्या करते थे, एक काम 5 धाम, मतलब एक ही काम पर 5 बार धाम लेते थे। लोगों को जोड़ना, बोलना यहां से सड़क निकलेगी, एक धाम हो गई। जब इंजीनियर को भेजना तो दूसरी भोज कर लिया। यानी भोज ही करते रहते थे, काम नहीं करते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी में जिस सड़क पर बात करो 18,000 करोड़ रुपए, मेट्रो के लिए बात करो इतने हजार। अब पुणे में भी मेट्रो आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई, ट्रू है। अब ये जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इन डेवलपमेंट के इश्यूज को भी हमको सामने रखने की आवश्यकता है। 70 साल में 74 एयरपोर्ट और 9 साल में 74 एयरपोर्ट, ये है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय में डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे यूपीए के कि बॉर्डर रोड्स को डेवलप न करना यही हमारी डिफेंस की स्ट्रेटजी है। और मैं तो पहाड़ों से आता हूं, कन्वॉय चलता था हमारे फौजी भाइयों का। आपके भी महाराष्ट्र से हमारे रेजिमेंट के लोग जाया करते थे। 300 गाड़ियां, 3 टनर, 1 टनर, 2 टनर, आगे लाल झंडा, पीछे आगे हरा झंडा, पीछे लाल झंडा, लास्ट व्हीकल पर लगा हुआ। एक छोटा सा ब्रिज होता था, 4-4 घंटे लगते थे, एक तरफ से पास दिया जाता था तो वो 400 गाड़ियां निकलती थी, तब दूसरी तरफ से किसी को जाने दिया जाता था। आज 1000 किलोमीटर की सड़क डबल लेन विद डबल ब्रिज फैसिलिटी के साथ खड़ी है। यह बॉर्डर रोड 7 से 8 घंटे के अंदर हम बॉर्डर पर पहुंच सकें, यह स्थिति आई है। और उसके लिए 43% बजट का इंक्रीज किया गया है। तो मैं ये सारी बातें आपके सामने, वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहा हूं तो शोलापुर, मुंबई, सायनगढ़, शिरडी, नागपुर, बिलासपुर, ये और वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये भारत के नए भारत का एस्पिरेशन का रूप है जिसको हमको देखना चाहिए। उसका तो ये जो डेवलपमेंट है सारी, यह डेवलपमेंट किसके द्वारा हुई, उसके कौन पार्ट एंड पार्सल है? उसको करने वाले हमारे मोदी जी हैं। अगर हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस हैं तो हम कार्यकर्ता हैं जिसके समय में वो काम हो रहा है, इसका भी हमको श्रेय लेना चाहिए, इसको भी हमको समझना चाहिए। अब जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मैंने उसके बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनी, देखी, की, लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने भी विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्य को आगे बढ़ाया है।